बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम निबंध के स्वरूप या निबंध के स्वरूप और उसके विविध अर्थ, सामान्यतः निबंध से तात्पर्य और निबंध से संबंधित भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा, जिससे निबंध के स्वरूप स्पष्टीकरण में हमें सहायता मिलेगी। इन सब तथ्यों को आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः एक पंक्ति में मैं कहूँ कि निबंध का स्वरूप विश्लेषण स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में यह व्याख्यान आपके अति महत्वपूर्ण होगा। यदि हम निबंध शब्द को देखें तो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया कि निबंधते अस्मिन् इति। नी प्लस बंध प्लस ल्यूट। निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें विचारों का निबंधन होता है और नी प्लस बंध प्लस धव अर्थात किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करते हुए उसको प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। इन दोनों जो व्युत्पत्ति के आधार पर मैं आप स्पष्ट करूं कि जिसमें संगठन हो, व्यवस्था हो, भाव विचारों का निबंधन हो यानी संकलन हो, वह निबंध कहलाता है। लेखक और पाठक के मध्य निबंध क्या होता है? एक सरल मार्ग होता है जिसके आधार पर लेखक अपने अंदर कुछ नहीं छिपाता है और लेखक यदि सही और स्पष्ट है तो पाठक निश्चित रूप से उसके साथ एक हमदर्द मित्र की तरह उसके विचारों को आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ता है। अब जो सामान्य अर्थ हमने लिया था निबंध का सामान्य अर्थ कि जिसमें विचारों और भावों का क्रमिक संगठन स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, किंतु यदि हम इस परिभाषा के संदर्भ में देखें तो अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य में निबंध के क्षेत्र में जिन जिन विद्वानों के द्वारा जो जो बात प्रकट की गई है उसे हम एक एक करके इसके निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। अंग्रेजी साहित्य में सर्वप्रथम बेकन ने निबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा, निबंध कुछ इने गिने पृष्ठों के लघु विस्तार में होना चाहिए जिसमें सार गर्भित ठोस विचारों का निर्देश हो और ये अधिक विस्तार से प्रकट किए हुए हो नहीं हो। स्पष्ट ही बेकन ने निबंध में विचारों के निबंध को महत्वपूर्ण स्थान दिया। निबंध में विचारों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। डॉक्टर जॉनसन ने पता नहीं कैसे मॉन्टन और बेकन की विचारधारा से हटकर अपना अलग ही मत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ए लूज शैली ऑफ माइंड इन इरेगुलर इनडाइजेस्ट पीस नॉट इरेगुलर एंड ऑर्डरली प्रेफरेंस। तब न तो मॉन्टेन की व्यक्तिपरकता और न बेकन की विचारधारा को, दोनों में से एक तत्व को भी जॉनसन प्रभावित नहीं कर पाए। डॉक्टर जॉनसन से प्रभावित होकर फाउलर ने लिखा कि किसी ग्रहित विषय पर अपूर्ण तथा अल्प रचना निबंध होती है। एडिसन ने भी सर्वप्रथम समन्वयवादी परिभाषा दी। उनके द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा में उपयुक्त विद्वानों के सभी मतों को उन्होंने लगभग ग्रहण किया। उनके अनुसार, एडिसन के अनुसार, निबंध में विचारधारा सरल और मिश्रित होती है। उसका प्रवाह कभी साधारण उपदेशात्मकता की ओर उन्मुख रहता है तो कभी व्यक्तिगता आत्मव्यंजना की ओर। इस तरह अंग्रेजी के जो ये कुछ प्रमुख विद्वानों के मैंने आपको जो परिभाषाएं निबंध की प्रस्तुत की, उससे निबंध का स्वरूप काफ़ी हद तक स्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी निबंध को यहाँ तक एक हल्की रचना के रूप में ही अधिकांशतः विद्वानों ने उसको प्रकट किया। प्रिस्टले ने निबंध को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निबंधकार एक चतुर आत्मप्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका प्रत्येक वाक्य अपने व्यक्तित्व के ढंग का दर्शक होता है। ऑसबर्न के अनुसार किसी भी विषय पर संलाप युक्त रचना निबंध होती है। एच लॉवेन के अनुसार साहित्यिक, दार्शनिक और सामाजिक विषय पर ऐतिहासिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखी हुई रचना को हम निबंध कहते हैं। इन सब जो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं से पता चलता है कि किसी भी वस्तु विषय विधा को परिभाषित करना अत्यंत काफ़ी कठिन होता है और निबंध के माध्यम से उसमें वह सरलता आ जाती है, उसको प्रकट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। निबंध को स्पष्ट करते हुए ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है, हमें उस परिभाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में निबंध को स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि निबंध एक साधारण कलेवरमयी रचना है जिसमें किसी विषय या विषयांश पर विचार विमर्श किया जाता है। आरंभ में इस अपूर्णता का भाव रहता है लेकिन उसके प्रयोग में अब ऐसी रचना का बोध होता है जिसका विस्तार सीमित रहने पर भी शैली प्रौढ़ और परिष्कृत होती है। इन अंग्रेजी विद्वानों के अतिरिक्त अब हम हिंदी के बहुत प्रसिद्ध विद्वानों की
निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले उसके अर्थों को हम जानेंगे, जिससे निबंध का स्वरूप और ज़्यादा हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर छठी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता जाता है, यही उसकी व्यक्तिगत विशेषता है। निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ लिए रहता है। आचार्य शुक्ल ने निबंध को पूर्णतया व्यक्तित्व की विशेषता और मन की प्रवृत्ति के अनुसार बताया है, और निबंध में मानसिक बुद्धि और हृदय दोनों के संयोग को अनिवार्य रूप से बताया है। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध की जो बारे में डॉक्टर गुलाब राय ने जो अपने विचार व्यक्त किए वह निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करने में बहुत ज़्यादा हमारे सहायक है, क्योंकि किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन में एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठवता होनी चाहिए। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया कि निबंध लेखक मत का प्रतिपादन नहीं करता, सिद्धांत स्थिर नहीं करता, वह मनोनीत विषय को अपने व्यक्तित्व के रस से पकाकर प्रकट करता है। वह विषय का अध्ययन करके नहीं लिखता, वह पाठक के साथ आत्मीयता स्थापित करता है। लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं, विषय तो केवल एक बहाना होता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने निबंध के स्वरूप में निजता, आत्मीयता या व्यक्तित्व के विषय को उन्होंने ज़्यादा बल दिया, विषय पर नहीं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने कहा है कि निबंध में कोई भी व्यक्ति अपने ही भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करता है, वह उसकी अपनी चेष्टा है, इसलिए अन्य रचनाओं की अपेक्षा उसमें उसका अपना व्यक्तित्व विशेष रूप से परिस्फुटित होता है। सच तो यह है कि निबंधों में विषय गौण है और अनुभूति मुख्य है, यहाँ व्यक्तिगत तत्वों को प्रमुखता दी गई है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने भी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की तरह निबंध में व्यक्तिगत तत्वों को प्रमुखता दी है। डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतभरे के अनुसार निबंध एक साहित्यिक और ललित गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है। कहने का आशय है, डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतभरे के अनुसार निबंध के स्वरूप में जो लेखक होता है वह पाठक की मनोवृत्ति को सचेत करता है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने कहा है कि असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें सहानुभूति की प्रधानता हो, विषय निरूपण में स्वतंत्र हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, जिसकी शैली मौलिक और साहित्यिक कोटि हो, वही निबंध का स्वरूप कहलाएगा। बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने दी, जिन्होंने निबंध के स्वरूप को पूरी तरह खोलकर रख दिया। श्री कृष्णलाल ने कहा है कि भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रवर्तन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। निबंध साहित्य का वह रूप है जिसमें लेखक ने प्रतिपाद्य विषय के भीतर ही अपनी रुचि, भावना और विचारों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति की। जयनाथ नलिन ने कहा है कि निबंध स्थानीय चिंतन, निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव, मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध समीक्षक, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया कि भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रवर्तन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी गई। इस निबंध की अर्थ को जो उन्होंने स्पष्ट किया उसमें उन्होंने भावों और विचारों के साथ रमणीयता यानी सजीवता को प्रमुखता स्थान दी। इन सब अंग्रेजी और हिंदी के विद्वानों की मैंने बहुत सारी जो निबंध के अर्थ से संबंधित उसकी परिभाषाएं आपको बताई, वह निबंध के स्वरूप को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देती है। इन सब तथ्यों से हम निबंध के स्वरूप को भी निर्धारण कर सकते हैं कि एक तो निबंध में स्वच्छंदता या पूर्णता एक प्रकार से हम कह सकते हैं होनी चाहिए, एक पूर्ण रचना वो होनी चाहिए। दूसरी विशेषता निबंध के स्वरूप की, उसमें कसावट होना चाहिए। कसावट से मेरा तात्पर्य है कि वह संक्षिप्त हो, प्रवाहशील हो, सजीव हो और
पूरी तरीके से गुम्फित हो, बंधा हुआ हो। तीसरी विशेषता जो है वह उसकी शैलीगत जो सौंदर्य है उससे संबंधित मान सकते हैं। निबंध की जो प्रमुख वस्तु व्यक्ति अथवा आत्मा का जो उल्लेख उसमें नहीं होता है, किंतु शैलीगत रमणीयता को उसमें अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। निबंध में व्यक्तित्व का विशेष महत्व होता है। इसका संकेत हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन सब निबंधकारों की निबंध के स्वरूप अर्थ की परिभाषा, उनकी परिभाषाओं में हमने देखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्ति का विशेष महत्व स्वीकार किया है, क्योंकि यही बात आगे चलकर आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने भी स्वीकार की और जिसे पहले ही अन्य समीक्षक स्वीकार कर चुके थे। अब अन्य विशेषताओं में यदि हम देखें निबंध के क्षेत्र में, तो वह है उसकी व्यक्तिकता, जो लगभग इसी से जुड़ी हुई है। मैंने जो पूर्व में विवेचन किया, जिसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध जो साहित्यकार हडसन और प्रिस्टले हैं, उन्होंने भी व्यक्तिकता से संबंधित निबंध के महत्वपूर्ण तथ्य को स्वीकार किया था। निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता, आत्मीयता और वैचारिक स्वच्छंदता ही प्रमुख होती है। इन सब जो उपयुक्त विवेचन जो मैंने आपके सामने प्रकट किया है, उसके आधार पर निबंध का स्वरूप हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि निबंध में एक पूर्णता होती है, कसावट होती है, व्यक्तिकता होती है, जिसमें एक शैलीगत सौंदर्य होता है और स्वच्छंदता की कोई अवांछितता होती है, वह ज़्यादा नहीं होती है। कुल मिलाकर निबंध एक ऐसी सशक्त विधा है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी सशक्त विधा है जिसमें गद्य साहित्य का गौरव लगभग सुरक्षित है, क्योंकि इसमें तार्किक पद्धति का सहारा लिया जाता है और विषय के समस्त अंगों उपांगों का सांगोपांग विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यह व्यक्तिगत अभिव्यंजना का सरल और सुगम माध्यम है। जो विद्वान पहले हिंदी निबंध को एक हल्की रचना मानते थे, वह अंग्रेजी और हिंदी के जितने भी विद्वानों की जो निबंध के अर्थ स्वरूप के संबंधित जो तथ्य और परिभाषा जो बात बताई गई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निबंध एक हल्की रचना नहीं, वह बहुत एक गंभीर और प्रौढ़ रचना है, जिसमें भावों और विचारों की स्वच्छंद, रमणीय, संगठित, स्वतःपूर्ण और धारावाहिकता से परिपूर्ण गद्य की विधा समाहित की जाती है।